इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने 14 सितंबर 2025 के कुछ ताज़ा स्रोत, खास तौर पर भारत के बिजनेस न्यूज़ पर केंद्रित। हाँ, और हमारा मकसद है इन खबरों को थोड़ा गहराई से समझना कि भारत की अर्थव्यवस्था और नीतियाँ किस तरफ जा रही हैं। बिल्कुल, हम बात करेंगे कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं की, अर्थव्यवस्था के हाल की और कुछ आने वाले बड़े इवेंट्स की भी। जी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा सवाल जो आजकल हवा में है, क्या भारत वाकई इनोवेशन यानी नई खोज पर आधारित ग्लोबल सेंटर्स का अगला गढ़ बन सकता है? और ये सवाल हमें सीधे आज के पहले अहम बिंदु पर लाता है, CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ की एक पहल। बिल्कुल, CII जो कि भारत का एक प्रमुख उद्योग संगठन है, वो एक राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र मतलब GCC नीति पर जोर दे रहा है। GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है ना? हाँ, वही जो मल्टीनेशनल कंपनियों के ग्लोबल ऑपरेशंस के अहम हिस्से होते हैं। हाँ, ये तो देखा मैंने, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ मौजूदा GCCs को बढ़ाना नहीं लग रहा, कुछ और बात है शायद। वो कह रहे हैं भारत को सिर्फ सर्विस सेंटर नहीं बल्कि इनोवेशन आधारित GCCs का हब बनना चाहिए। जी। इसका ठीक मतलब क्या है? क्या ये बस एक नया फैंसी शब्द है या इसमें कोई गहरा बदलाव है? नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत है। देखिए, पहले बहुत से GCCs भारत में कॉस्ट बचाने और स्किल्ड लेबर के लिए आते थे। ज्यादातर बैक ऑफिस या सपोर्ट का काम होता था। इनोवेशन आधारित GCC का मतलब है कि ये सेंटर्स अब R&D, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, हाई एंड एनालिटिक्स मतलब इस तरह के काम करेंगे। अच्छा, यानी कंपनियां भारत में सिर्फ काम करवाएंगी नहीं बल्कि यहीं से नई चीजें सोचेंगी, बनाएंगी, एक तरह से वैल्यू एडिशन। ओके, तो ये वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने की बात हुई। लेकिन इसका स्केल क्या है? CII कुछ बड़े आंकड़े दे रहा है शायद? हाँ, और आंकड़े काफी महत्वाकांक्षी हैं। CII का अनुमान है कि अगर ये नीति सही से लागू हुई तो ये GCCs 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकते हैं। 600 बिलियन डॉलर? जी। और नौकरियों की बात करें तो 20 से 25 मिलियन यानी करीब 2 से 2.5 करोड़ नए रोजगार। 2 से 2.5 करोड़ नौकरियां, ये तो जबरदस्त आंकड़े हैं। पर क्या ये यथार्थवादी हैं? मतलब क्या वाकई भारत में वो क्षमता है कि सर्विस प्रोवाइडर से इनोवेशन हब बन जाए? देखिए, सवाल तो वाजिब है, लेकिन इसके पीछे की सोच ये है कि भारत के पास जो विशाल युवा आबादी है, जो इंजीनियर्स और टेक ग्रेजुएट्स हैं, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वो एक मजबूत बेस है। तो अब इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल सिर्फ सस्ते श्रम के लिए नहीं बल्कि हाई एंड नॉलेज वर्क के लिए किया जाए। मतलब कॉस्ट से हटकर नॉलेज पर फोकस। बिल्कुल, भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में एक नॉलेज पावर हाउस की तरह स्थापित करने की कोशिश। हाँ, चुनौतियां जरूर हैं। सही टैलेंट डेवलप करना, रेगुलेशन आसान बनाना, इनोवेशन का माहौल बनाना, ये सब करना होगा। ठीक है, तो एक तरफ तो ये ग्लोबल इनोवेशन हब बनने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन साथ ही एक और ट्रेंड दिख रहा है, तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर। GTRI नाम के एक थिंक टैंक ने, हाँ, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, हाँ, उन्होंने अमेरिकी तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भरता को लेकर चेतावनी दी है। सही कहा। GTRI ने डिजिटल स्वराज मिशन का आह्वान किया है। ये शब्द स्वराज ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता। डिजिटल स्वराज सुनने में तो बहुत शक्तिशाली है, पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसका असली मतलब क्या हुआ? क्या हम अपना गूगल, अपना माइक्रोसॉफ्ट बनाने की बात कर रहे हैं? जरूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही बनाएं, पर लक्ष्य है जो कोर तकनीकी क्षेत्र हैं उनमें आत्मनिर्भरता हासिल करना। जैसे मिशन का प्रस्ताव है कि 2030 तक भारत अपना स्वदेशी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों, अपनी AI क्षमताएं मजबूत हों। अच्छा, पर ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाने की बात नहीं है। तो फिर इसके पीछे बड़ा मकसद क्या है? सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर निर्भरता कम करना? उससे कहीं ज्यादा। अगर हम इसे बड़े ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता हासिल करने की कोशिश है। दुनिया भर में डिजिटल सॉवरेनिटी को लेकर चिंता बढ़ रही है कि भाई हमारा डेटा कहाँ है, हमारे सिस्टम कितने सुरक्षित हैं, क्या हम किसी एक देश या कुछ कंपनियों पर पूरी तरह निर्भर रह सकते हैं? हाँ, ये चिंताएं को समझ आती हैं। डेटा सिक्योरिटी, सप्लाई चेन की दिक्कतें या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर। बिल्कुल, ये सब असल जोखिम है। तो डिजिटल स्वराज मिशन
इन्हीं जोखिमों को कम करने और भारत को अपनी तकनीकी किस्मत पर ज्यादा कंट्रोल देने की ये कोशिश है। हालांकि यहाँ एक बैलेंस साधना होगा। कैसा बैलेंस? वही जो बात पहले उठी थी, एक तरफ ग्लोबल इनोवेशन हब बनने के लिए दुनिया से जुड़ना, निवेश लाना, जैसे जीसीसीएस के मामले में। हाँ। और दूसरी तरफ डिजिटल स्वराज के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर देना। ये एक बहुत महीन रेखा है। मतलब ऐसा ना हो कि आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में दुनिया से कट जाएं। हाँ, या इनोवेशन में पीछे रह जाए। और दूसरी तरफ पूरी तरह खुले रहने में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी न खो दें। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत ये संतुलन कैसे बनाता है। ये वाकई एक अहम पॉइंट है जिस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब इन महत्वाकांक्षाओं और रणनीतियों से हटकर जरा जमीनी हकीकत मतलब अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आते हैं। खबरें हैं कि पहली तिमाही उम्मीद से बेहतर रही। हाँ, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ पॉजिटिव संकेत जरूर हैं। फिस्कल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2025 के जीडीपी आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए हैं। अच्छा जी, और इसी वजह से फिच जैसी रेटिंग एजेंसी ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले 6.5% था, उसे बढ़ाकर लगभग 6.5% कर दिया है। ओह, करीब 7%। ये तो काफी अच्छा है, खासकर तब जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं स्लो डाउन कर रही हैं। बिल्कुल। तो इस बेहतर प्रदर्शन के पीछे क्या वजहें बताई जा रही हैं? देखिए, फिच के मुताबिक मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो मजबूत घरेलू खपत, मतलब लोग खर्च कर रहे हैं, और दूसरा सर्विस सेक्टर का लगातार अच्छा परफॉर्म करना। सर्विस सेक्टर तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इसका मजबूत रहना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 50% से भी ज्यादा है। आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, कम्युनिकेशन सब इसी में आते हैं। हाँ। तो जब सर्विस सेक्टर अच्छा करता है तो पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में अंदरूनी मजबूती है, बाहरी झटकों को झेलने की कुछ क्षमता है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? क्योंकि एक तरफ घरेलू मजबूती है पर बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां भी तो दिख रही हैं, खासकर ट्रेड को लेकर। हाँ, चुनौतियां तो हैं। हाल ही में अमेरिका ने कुछ खास भारतीय निर्यातों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 50%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। क्या कोई वजह बताई गई है? खबरों में इसे किससे जोड़ रहे हैं? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि इन टैरिफ्स का कनेक्शन भारत द्वारा रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदने से है। हालांकि ऑफिशियली वजहें कुछ और हो सकती हैं, पर जियोपॉलिटिक्स का असर ट्रेड पर साफ दिख रहा है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? एक अनुमान 0.8% जीडीपी कमी का भी था। क्या ये गंभीर है? देखिए, 0.8% सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। अच्छा। ये सिर्फ उन एक्सपोर्ट्स पर असर नहीं डालेगा जिन पर टैरिफ लगा है, बल्कि ओवरऑल निवेश और बिजनेस कॉन्फिडेंस पर भी असर डाल सकता है। ये दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड कितने इंटरलिंक्ड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भारतीय एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो एक्सपोर्टर्स प्रभावित हुए हैं वो अब दूसरे बाजारों की तरफ तेजी से देख रहे हैं। जैसे? खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। ये एक क्लासिक रणनीति है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब किसी एक बाजार पर निर्भरता कम करना। सही बात है, रिस्क कम करने के लिए। जी। ये दिखाता है कि बिजनेस को लगातार बदलते ग्लोबल माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है। तो हमने नीतियों की बात की, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव देखे। अब थोड़ा संस्थागत स्तर पर आते हैं। हाल में पीएसबी मंथन नाम की एक बैठक हुई थी। इसमें सरकारी बैंकों के लिए क्या कहा गया? हाँ, ये मीटिंग अहम थी। इसमें भारत सरकार के फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट यानी डीएफएस ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबीज को एक साफ संदेश दिया है। क्या संदेश? कि उन्हें सिर्फ घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं रहना है, उन्हें अब ग्लोबल लेवल पर सोचना और काम करना होगा। ग्लोबल लेवल पर सोचना? एक सरकारी बैंक के लिए इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब विदेश में और ब्रांच खोलें? सिर्फ वो नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उम्मीद ये है कि वो अपना गवर्नेंस सुधारे, अपनी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रेजिलियंस मतलब मजबूती बढ़ाएं, ताकि ग्लोबल झटके झेल सकें। और सबसे जरूरी बात, उन भारतीय कंपनियों को एक्टिवली सपोर्ट करें जो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर रही हैं या करना चाहती हैं। ये दिलचस्प है। मतलब सरकार अब पीएसबीज को सिर्फ घरेलू जरूरतें पूरी करने वाला नहीं मान रही, बल्कि भारत के ग्लोबल इकोनॉमिक एम्बिशन में एक पार्टनर की तरह देख रही है। बिल्कुल, ये पीएसबीज की भूमिका को एक तरह से रीडिफाइन करने की कोशिश है। लेकिन हाँ, यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जमीन पर कैसे उतरेगा। सही बात। ग्लोबल कंपटीशन को सपोर्ट करने का एक पीएसबी के लिए असल में क्या मतलब है?
क्या बेहतर फॉरेक्स सेवाएं देना, या बाहर एक्सपैंड करने के लिए आसान लोन देना, या ग्लोबल सप्लाई चेन फाइनेंस में मदद करना, इन पर और क्लैरिटी चाहिए होगी। पर डायरेक्शन तो साफ है कि अब उनसे बड़े कैनवस पर सोचने को कहा जा रहा है। ओके। अब जरा आगे देखते हैं। आने वाले हफ्तों में कुछ बड़े ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फोरम भी भारत में हो रहे हैं। हाँ, 2 बड़े इवेंट्स लाइनअप हैं। एक तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS 2025, जो 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा। अच्छा। इसमें काफी बड़ी संख्या में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स और बायर्स के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए तो ये अपनी क्षमता दिखाने का बड़ा मौका होगा। निश्चित रूप से। यूपी की इंडस्ट्रियल ताकत, इन्वेस्टमेंट के मौके, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इन सबको दुनिया के सामने रखने का ये एक अहम मंच है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, जो दिल्ली में 25 से 28 सितंबर तक होगा। वर्ल्ड फूड इंडिया, इसका फोकस क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है भारत को दुनिया के लिए एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग हब बनाना। फूड प्रोसेसिंग, हाँ, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है भारत में। बिल्कुल। हम कृषि उत्पादन में तो आगे हैं, पर प्रोसेसिंग में अभी काफी स्कोप है। तो ये इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, फूड कंपनी सबको एक साथ लाएगा। ये दोनों इवेंट्स यूपिट्स और वर्ल्ड फूड इंडिया ट्रेड बढ़ाने, निवेश लाने और एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग जैसे जरूरी सेक्टर पर फोकस करने के अहम जरिए हैं। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अलावा भारत एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट होस्ट कर रहा है जो टेक और स्टैंडर्ड से जुड़ा है। हाँ, ये भी काफी अहम है। भारत इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी IEC की 89th जनरल मीटिंग होस्ट कर रहा है। ये 15 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली में होगी। IEC नाम सुना है, पर ये संस्था करती क्या है और इसकी मीटिंग भारत में होना क्यों महत्वपूर्ण है? IEC दुनिया की लीडिंग संस्था है जो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी सभी टेक्नोलॉजीज के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती और पब्लिश करती है। अच्छा, जैसे हमारे घरों के अप्लायंसेस के लिए होते हैं? हाँ, उससे लेकर बड़े पावर ग्रिड तक सबके सुरक्षित और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं। इस मीटिंग में 100 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। 100 से ज्यादा देश, 2000 एक्सपर्ट्स, ये तो वाकई बड़ा जमावड़ा है। तो इसकी मेजबानी से भारत को क्या फायदा? इसकी अहमियत कई लेवल पर है। एक, ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। जब आप ऐसी मीटिंग होस्ट करते हैं, उसमें एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, तो आप उन स्टैंडर्ड्स को शेप करने में भूमिका निभाते हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड को चलाएंगे। दूसरा, इससे भारतीय इंडस्ट्री को लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी से सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। इस मीटिंग के फोकस एरिया क्या हैं? इस बार का फोकस है लो वोल्टेज DC और क्लीन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज पर। LVDC, लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ये एनर्जी ट्रांसमिशन में खासकर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर को ग्रिड से जोड़ने में पारंपरिक AC सिस्टम से ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। अच्छा। और क्लीन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज तो खैर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं ही। इन पर फोकस ये दिखाता है कि भारत भविष्य की किन टेक्नोलॉजीज पर ध्यान दे रहा है और स्टैंडर्ड्स बनाने में कहाँ योगदान देना चाहता है। और ये स्टैंडर्ड्स ट्रेड के लिए भी जरूरी होते होंगे? बहुत ज्यादा। ये याद रखना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद क्रिटिकल हैं। अगर भारत में बने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल IE स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, तो उन्हें दुनिया भर के बाजारों में एक्सेप्टेंस मिलना, एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है। तो ये मेक इन इंडिया को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का भी एक तरीका हुआ। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटे, हमने देखा कि भारत एक तरफ महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, जैसे GCS को इनोवेशन हब बनाना, डिजिटल स्वराज लाना। दूसरी तरफ वो बाहरी दबावों जैसे अमेरिकी टैरिफ और ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक ग्रोथ साधने की कोशिश कर रहा है, जिसमें घरेलू मांग और सर्विस सेक्टर का बड़ा रोल है। जी। हमने संस्थागत स्तर पर भी देखा, खासकर सरकारी बैंकों को ग्लोबल रोल के लिए तैयार करने पर जोर। और आखिर में भारत ट्रेड शोज और IEC जैसी मीटिंग्स होस्ट करके ग्लोबल स्टेज पर अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहा है। हाँ, इन सभी अलग अलग धागों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो एक जटिल लेकिन दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक ऐसे देश की जो एक्टिवली अपना इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल भविष्य अपनी शर्तों पर घड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें अपनी घरेलू जरूरतों और प्राथमिकताओं को ग्लोबल मौकों, जुड़ाव और चुनौतियों के साथ बैलेंस करने का एक लगातार प्रयास है। आत्मनिर्भरता यानी स्वराज पर जोर और साथ ही ग्लोबल इंटीग्रेशन की चाहत, जैसे GCC हब बनना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में रोल निभाना।
इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वही आने वाले समय में देखने वाली सबसे प्रमुख बात होगी। बिल्कुल। और इसी संतुलन के सवाल पर हम आज की बातचीत रोकते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर। एक तरफ डिजिटल स्वराज के तहत तकनीकी आज़ादी के लिए अंदर देखना और दूसरी तरफ जीसीसीज जैसे ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स के जरिए दुनिया से जुड़ने और निवेश लाने के लिए बाहर देखना। भारत आने वाले सालों में इस अंदरूनी खिंचाव, इस महीन रस्सी पर बैलेंस कैसे साधेगा? क्या हमें पूरी तरह आत्मनिर्भरता और पूरी तरह ग्लोबल खुलेपन के बीच कोई अनोखा भारतीय मॉडल या नई रणनीतियां उभरती दिख सकती हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।